Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Conceptual questions. Question number 10.1. If the length of simple pendulum is doubled, what will be the change in time period? अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की लेंथ डबल कर देते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या चेंज आएगा? पहले तो हम सिंपल पेंडुलम एक ड्रॉ करते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। देखिए, अगर हम एक स्ट्रिंग ड्रॉ करें, धागा ड्रॉ करें, ठीक है, उसके ऊपर वाले एंड को हम फिक्स कर दें और नीचे वाले एंड पे हम कोई स्टोन या कोई बॉब अटैच कर दें तो ये एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है ना, शुरू में वो एल लेंथ है। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रिंग जो आपका है उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लेंथ आ गई है वो स्ट्रिंग की, वो 12 हो गई है। वो हमसे ये पूछ रहा है कि जब हम इस लेंथ को, स्ट्रिंग की लेंथ को डबल कर देते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली, देखिए अभी ये इस टाइम पे जो बॉब है ना, ये ओ पॉइंट के ऊपर है, यानी कि मीन पोजीशन पर है। अगर मैं इस बॉब को यहाँ से खींच कर इस पॉइंट पर ले आता हूँ जो कि ए पॉइंट है, तो ये खुद मूव करेगा और मतलब मूव करते हुए जो है, हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो वो पॉइंट बी पर मूव करके आ जाएगा जब मैं उसको छोड़ूंगा वहाँ पर। ठीक है, पॉइंट ए पे। तो ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं ना, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इसके। तो टाइम पीरियड क्या है बेसिकली, टाइम पीरियड वो टाइम है जो ये बॉब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में लेगा। यानी कि वो कितना टाइम लगेगा बॉब को कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आए। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब हम इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डबल कर देंगे तो इस टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि बॉब को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में क्या टाइम लगेगा। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का, जो होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, इसमें देखें जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। अब अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं, लेंथ इज डबल, द न्यू लेंथ विल बिकम एल प्राइम। हम कहते हैं न्यू लेंथ बन जाएगी जो कि 2L के इक्वल है, जो कि उसकी ओरिजिनल लेंथ थी ना, उसकी डबल हो जाएगी और 2L के इक्वल हो जाएगी। और जो टाइम पीरियड बनेगा उसे हम टी प्राइम से डिनोट कर देते हैं। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी प्राइम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L प्राइम डिवाइड बाई जी। मतलब टी प्राइम हमारे पास नया टाइम पीरियड है और एल प्राइम हमारी डबल्ड लेंथ है ओरिजिनल लेंथ के। फिर हम टी प्राइम, एल प्राइम हमारा 2L की इक्वल है, तो हम एल प्राइम की जगह 2L पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। फिर हम ये जो अंडर रूट 2 है इसको हम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम इसको बाहर ले जाते हैं, अलहदा लिख देते हैं। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई अंडर रूट L/G आ जाएगा। हमें पता है कि 2 पाई अंडर रूट L/G जो होता है वो टाइम के इक्वल होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है एस टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो टी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, टी प्राइम इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई टी। आपने सिंपल इस टर्म के जगह टी पुट कर दी है। इसका मतलब ये है कि जब आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल करेंगे तो जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का वो अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा टॉपिक नंबर 10.2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10.2, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट onto the floor and keep bouncing. If the motion of the ball simple harmonic, explain. अगर हम एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं फ्लोर के ऊपर और वो आपको पता है बाउंस करता रहता है और कुछ देर बाद जाके वो रेस्ट पर आता है, तो मुझे हमें आप ये बताना है आपने कि क्या वो जो मोशन है बॉल की वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, हमें ये पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशंस जो होती हैं उन्हें फॉलो करना होता है। वो कंडीशंस, उन कंडीशन में से एक कंडीशन ये थी कि जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही होती है तो उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोगों ने उसमें ये कंडीशन पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर के अंदर, मैंने लेक्चर अपलोड भी किया है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नो, बिकॉज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन the magnitude of acceleration is always directly proportional to the displacement from the mean position. But in this case acceleration is constant, क्योंकि जब हम बॉल को ऊपर से थ्रो करेंगे तो बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या थी कि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10.3, a student performed 2 experiments with a simple pendulum. He or she used 2 bobs of different masses by keeping other parameters constant. ठीक है, to his or her astonishment the time period of the pendulum did not change
वाई। एक स्टूडेंट था, उसने एक पेंडुलम के ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने 2 बॉब्स यूज़ किए जिनके मैसेज डिफरेंट थे। बाकी तमाम मेरे पैरामीटर्स कांस्टेंट रखे, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, जो बॉब है ना उसका मैथ चेंज कर दिया। यानी कि हम इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पेंडुलम ड्रॉ करता हूँ जिसका मैथ मैं कहता हूँ ये 2 kg है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और पेंडुलम ड्रॉ करता हूँ जिसका मैथ मैं कहता हूँ, बड़ा मैथ बना देता हूँ, बड़ा बॉब बना देता हूँ। इसका जो मैथ है वो 4 kg है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मैंने सेम रखी हुई है। तो अब हमने उसने इस तरह के 2 एक्सपेरिमेंट्स किए बॉब के ऊपर, और उसने ये चीज़ नोट की कि जो टाइम पीरियड है ना पेंडुलम का, वो चेंज नहीं हो रहा। यानी कि पॉइंट ए बी से पॉइंट ए तक आने में जो उसे टाइम लग रहा है वो चेंज नहीं हो रहा, वो उतना ही टाइम ले रहा है, चाहे वो 2 kg का बॉब यूज़ करे, चाहे वो 4 kg का बॉब यूज़ करे। ठीक है, तो हमसे वो पूछ रहे हैं कि आपने रीज़न बतानी है कि ऐसे क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली हम फॉर्मूले के थ्रू रीज़न बताते हैं। फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है जी, T इक्वल्स टू 2π√L/g। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे मैथ्स आ ही नहीं रहा। तो जब मैथ्स फॉर्मूले में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड मैथ्स के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। आप बेशक मैथ्स चेंज करते रहें तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिखते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स, इट डिपेंड्स ओनली ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग and acceleration due to gravity. So by changing masses of bobs, there will be no change in the time period of simple pendulum. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10.4, what types of waves don't require any material medium for their propagation? तो हमने पीछे टॉप एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, यानी कि उन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता स्प्रेड करने के लिए, वो वैसे ही स्प्रेड कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स हैं, जो सन से लाइट आती है, सन से और अर्थ के दरमियान स्पेस है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, उसके बावजूद लाइट सन से हमारे प्लेनेट तक पहुँच जाती है। इसका मतलब ये है कि लाइट को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सिंपल इसका आंसर यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं, और इनकी आप एग्जांपल्स लिख दें, जैसे कि लाइट वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, हीट वेव्स हैं और रेडियो वेव्स हैं, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 10.5 है, plane waves in the ripple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water. What change does occur in the speed of the waves? हम ये क्वेश्चन में ये है कि जो रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो प्लेन वेव्स हैं, जब वो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ मूव करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, उनके अंदर रिफ्लेक्शन हो जाती है, यानी उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, आपने ये बताना है कि उन वेव्स की स्पीड के अंदर क्या फ़र्क आएगा। अच्छा, जो वेव्स की स्पीड होती है ना, वो डिपेंड करता है कि जो आपका मीडियम है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगर आप मीडियम की प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे मीडियम क्या है, वाटर है, अगर आप वाटर की प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द वेव भी चेंज हो जाएगी। अब ये इनमें हम एक प्रॉपर्टी चेंज करें, यानी कि हम उनकी डेप्थ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वाटर की डेप्थ ज़्यादा होगी ना, उतनी स्पीड ऑफ द वेव ज़्यादा होगी, यानी कि जितना डीपेस्ट वाटर होगा उतनी ज़्यादा वाटर की स्पीड होगी। और जब वाटर जो है डीप से शैलो वाटर की तरफ, जो वाटर वेव्स हैं जब वो डीप से शैलो वाटर की तरफ मूव कर रही हैं, तो डीप वाटर में वाटर वेव्स की स्पीड ज़्यादा होगी, और जब वो शैलो वाटर में मूव करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली उनकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने यही बताना है। और सेकेंडली हमें पता है कि V इक्वल्स टू एफ लैम्डा एक फार्मूला होता है, उसके थ्रू हमें ये तो हम जानते हैं कि जब भी वेव्स डीप से शैलो वाटर की तरफ मूव करेंगी ना, तो स्पीड चेंज होगी, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी। अब हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट करें तो v विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ होती है, उसके प्रोपोर्शनल बन जाएगा। यानी कि अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड इंक्रीज़ कर रही है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज़ करेगी, अगर स्पीड डिक्रीज़ कर रही है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब है कि इस केस में दोनों स्पीड भी डिक्रीज़ करेंगी, जबकि उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी। वेवलेंथ डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि शैलो वाटर के अंदर जो वाटर वेव्स की जो वेव फ्रंट्स होंगी, यानी कि मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमने बीच में पार्टीशन रखी हुई है, और ये जो है ना ये आपकी वेव्स हैं, बल्कि इसको दोबारा से सही से बना लेते हैं। कहता हूँ ये आपकी वेव्स हैं शुरू में डीप वाटर के अंदर। ठीक है, अब ये वेव फ्रंट्स जो है ना, इन वेव फ्रंट्स के दरमियान में आप डिस्टेंस देख लें कितना ज़्यादा है। जब ये डीप वाटर से, ये आपका डीप वाटर है, जब ये शैलो वाटर की तरफ मूव करेंगी तो इनकी जो वेव, एक तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी,
ठीक है। सेकेंडली, इनकी जो वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो रिड्यूस कर जाएगा, यानी कि इनकी जो वेव लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। व्हेन प्लेन मूव्स फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर एंड अंडरगो रिफ्लेक्शन, द स्पीड ऑफ द वेव इज डिक्रीज्ड ड्यू टू डिक्रीज इन वेव लेंथ वेयरएज फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। तो हमें मैथमेटिकली फॉर्मूला पता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, और तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि स्पीड एंड वेव लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हैंस स्पीड विल ऑल्सो डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग वेव लेंथ। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे ओवर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल